गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट यानी कि जलवायु। इसका हमने पहला भाग देखा था। उस भाग में हमने देखा था कि मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं, और फिर भारत में किस प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग का मौसम, विशेषतः जलवायु के जो दो प्रमुख घटक है तापमान और वर्षा, कहाँ पर भारत में मरुस्थलीय प्रदेशों में कैसे 50 डिग्री टेम्परेचर पाया जाता है, तो वही द्रास क्षेत्र में कैसे -45 डिग्री टेम्परेचर पाया जाता है, तो वही शीत ऋतु में केरल में 20 डिग्री टेम्परेचर कैसे पाया जाता है। इन सब उसी प्रकार से हमने वर्षा के वितरण में भी देखा था, जहाँ एक तरफ मेघालय में 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहीं पर हमने देखा कि मरुस्थलीय प्रदेशों में या देश के कुछ हिस्सों में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो ये असमान वितरण हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि खासतौर पे किसी भी देश के जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, जिसमें हमने देखा था अक्षांश, उसके बाद में हमने देखा था तुंगता या ऊंचाई, उसके बाद में हमने देखा था समुद्र से दूरी, उसके बाद में वायुदाब एवं पवन तंत्र। इस प्रकार के प्रमुख कारकों को हमने देखा था। और अब इसी के आगे हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं कि भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। प्यारे बच्चों, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक है अक्षांश, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। वही जो मैंने इसके पहले एक्सप्लेन किया है, वही भारत के दृष्टि से हमें देखना है। दूसरा है ऊंचाई, ऊंचाई किस प्रकार से भारत के जलवायु को प्रभावित करती है। तीसरा जो है महत्वपूर्ण घटक वायुदाब एवं पवन और जेड धाराएं भारतीय जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। इन चार मुख्य बिंदुओं का आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अक्षांश। आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, भारत के लगभग मध्य से कर्क रेखा गई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसके कारण जो पश्चिम से कच्छ से रण से लेकर पूर्व में मिजोरम तक ये गुजरती है। और इसके कारण लगभग इंडिया के दो हिस्से होते हैं, एक उत्तर भारत और दूसरा दक्षिणी भारत। तो कर्क रेखा के नीचे वाला जो भी भारत है उसे हम लोग दक्षिणी भारत कहते हैं, वो उसे हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो कर्क रेखा के नीचे वाला जो भारत है वो कम्प्लीटली उष्णकटिबंध में आता है। वह कर्क रेखा के ऊपर जो हिस्सा है, कल हमने डायग्राम देखा था कि एक सामान्यतः कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच यानी कि 23.5 डिग्री या 23.5 उत्तर अक्षांश से लेकर 23.5 दक्षिण अक्षांशों के बीच में हमारा उष्णकटिबंध है, और इसीलिए इसी बीच ये भारत का प्रदेश आता है, और इसीलिए इसको हम लोग उष्णकटिबंध कहते हैं। और दूसरा जो है कर्क रेखा के ऊपर यानी कि उत्तरी भारत जो है उसको हम लोग उपोष्ण कटिबंध में आता है। वो उसमें आता है उपोष्ण कटिबंध। आप लोग जानते हैं 23.5 उत्तर अक्षांश से लेकर 66.5 उत्तर अक्षांश के बीच का जो भूभाग है उसे हम लोग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। इसलिए भारत की जलवायु मुख्यतः दो प्रकार की है, मतलब उत्तर भारत में उपोष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है और दक्षिण भारत में कौन सी है, उष्ण कटिबंध जलवायु। तो इस प्रकार से भारत के एक स्पष्ट रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि इसी कर्क रेखा के कारण भारत में दो प्रकार की जलवायु विशेषताएं हैं। उत्तर भारत में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु विशेषताएं हैं, तो दक्षिण भारत में यानी कि कर्क रेखा के नीचे कौन सी है, उष्ण कटिबंध जलवायु दशा है। इस मानचित्र को आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ये जो ग्रीन जो इंडिया में इन्हें दिखाया है, इसको हम लोग कहते हैं ये उपोष्ण कटिबंध, और नीचे जो है उष्ण कटिबंध, और ये
23.5 अंश उत्तर अक्षांश डिग्री हम लोग कहते हैं। तो ये कर्क रेखा है और कर्क रेखा के ऊपर का हिस्सा जो है कौन सा है, उपोष्ण कटिबंध में आता है, और निचले का हिस्सा या दक्षिणी हिस्सा जो है वो उष्ण कटिबंध। इस प्रकार से भारत में ये 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, एकदम सिंपल है। अभी हम लोग देखेंगे ऊंचाई। ऊंचाई कैसे भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, भारत के उत्तर में विशाल हिमालय फैला हुआ है, पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व की दिशा में, और उत्तर दक्षिण भी वो फैला हुआ है, जो 3 उसकी प्रमुख रेंज है। इसके औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, काफ़ी ऊंचाई है। और भारत का तटीय क्षेत्र भी काफ़ी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से, सबसे देखिए कैसे जलवायु को प्रभावित करता है हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। हिमालय के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। प्यारे बच्चों, अभी देखिए ये इंडिया है, तो आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, ये हिमालय की शिवालिक श्रेणी है, और ऊपर की हिमाद्री और बीच में मध्य हिमालय या हिमाचल। तो ये हिमालय पर्वत फैला हुआ है। तो क्या होता है कि उत्तर से आने वाली जो व्यापारिक ट्रेड विंड्स कहते हैं इसको, ये व्यापारिक पवनें ठंडी होती है, क्योंकि वो उत्तर से आते हैं जहाँ पर शीत कटिबंध है या उपोष्ण कटिबंध, ऊपर का हिस्सा बहुत ही ऊंचा है, और इसलिए वहाँ से ये ठंडी पवनें आते। अगर यहाँ हिमालय नहीं होता तो ये पवने भारत में आते थे, और उत्तर भारत जो पहले से ही थोड़ा बहुत ठंडा है उसको और ठंडा बना देते थे। और इसके कारण ये हिमालय हमारे ये जो व्यापारिक पवने जो है, उत्तर से आने वाले व्यापारिक ठंडे पवनों से भारत की एक प्रकार से रक्षा करता है। और इसीलिए उत्तर भारत की जलवायु बहुत अधिक ठंडी नहीं है। एक तो बहुत ऊंचा पर्वत होने के कारण वहाँ की जलवायु पहले से ही ठंडी है। अगर वहाँ ऐसे ठंडी पवने आ जाते थे तो और वहाँ पर ठंडी होती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से भारतीय जलवायु को ये हिमालय पर्वत यानी कि ऊंचाई एक प्रकार से क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके कारण उत्तर भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंध है। अगर वो हिमालय नहीं होता तो शायद उत्तर भारत में वर्ष के 7-8 महीने तक या उससे भी ज़्यादा में भी वहाँ पर ठंडी हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में, ये समझना बहुत ही आवश्यक है। प्यारे बच्चों, भारत में जलवायु संबंधित वो मौसम संबंधित जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, ये वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है कि मौसम किस प्रकार से होता है, और जलवायु के ऊपर प्रभाव करने वाले कई कारक है। इसमें 3 प्रमुख घटक हम लोग देखेंगे। नंबर 1, वायुदाब एवं धरातलीय पवन। वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, इस पॉइंट में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि भारत में किस प्रकार से वायुदाब में परिवर्तन होता है। और आप लोग जानते हैं जब वायुदाब में परिवर्तन होता है तो उच्च दाब से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवने बहते हैं। उन पवनों को हम लोग धरातलीय पवने कहते हैं। तो वो किस प्रकार से दाब के परिवर्तन के अनुसार भारत में बहते हैं वो एक देखेंगे, और वो कैसे जलवायु को प्रभावित करते हैं वो देखेंगे। दूसरा, इसमें हम लोग ऊपरी वायु परिसंचरण, मतलब हमारे वायुमंडल के ऊपर में लगभग 10-11 हज़ार मीटर के ऊपर कुछ ऐसे पवन बहते रहते हैं, वायु पवन रहते हैं, हवाएं बहती है, उसका भी असर भारत के जलवायु पर होता है। वो कैसे होता है आगे हम लोग देखेंगे। और तीसरा इम्पॉर्टेंट जो है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, जिसे हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है क्या है, वो कहाँ निर्माण होते हैं, और वो भारत को कैसे अफेक्टेड करते हैं, भारत को कैसे प्रभावित करते हैं, यानी कि भारत के जलवायु को कैसे प्रभावित करते ये देखेंगे। और दूसरा, उसी के साथ उसी की एक शाखा जो रिटर्न आती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन भी किस प्रकार से भारत में उत्पन्न होते हैं, कौन से क्षेत्र में होते हैं और क्यों होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और इसीलिए इस चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भारत के जलवायु को सही मायने में महत्वपूर्ण
एक प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वायुदाब एवं धरातलीय, ये कैसे भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। एकदम सिंपल है। भारत उत्तर व्यापारी पवने वाले क्षेत्र में आता है। जो ट्रेड विंड्स है, उस ट्रेड विंड्स में भारत आता है और ये पवने उत्तर गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पट्टियों से उत्पन्न होते हैं। ये पवने दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन कोरियालिस बल के कारण दाहिने ओर विक्षेपित होकर, मतलब अपनी दिशा बदल कर, विक्षेपित होना मतलब मुड़ जाना, ठीक है, तो होकर आगे हम लोग आकृति के द्वारा क्लियर हो जाएगा। तो विषुववृत्तीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर ये बहते हैं। सामान्यतः यह पवन स्थलीय भाग पर उत्पन्न होते, जमीन पर उत्पन्न होते हैं। इसके कारण इसमें नमी की मात्रा नहीं के बराबर होती है, या जो भी कुछ होती है बहुत कम होती है, शुष्क होते हैं लगभग ये। और इस तरह भारत को एक शुष्क क्षेत्र होना चाहिए था, इसलिए यह पवनों द्वारा वर्षा कम होती है। लेकिन इस तरह भारत को एक शुष्क क्षेत्र होना चाहिए कि अगर ये ट्रेड विंड्स जो है, व्यापारिक पवने अगर शुष्क बहते हैं तो भारत ये पूरी तरह से शुष्क प्रदेश होना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है। इसका क्या कारण है उसको हम लोग देखेंगे। तो कोरियालिस बल क्या है, देखिए, वेरी सिंपल प्यारे बच्चों। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, उसके कारण आभासी बल निर्माण होता है, उसे हम लोग कोरियालिस बल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी जब चारों तरफ घूमती है तो अपनी जो घूमने के गति के कारण जो हवा है वो घूम बाहर फेंक देती है, बाहर की ओर जाती है, और जिसके कारण एक वहाँ पर ऊर्जा या बल तैयार होता है, उसे हम लोग कोरियालिस बल कहते हैं। ज्योग्राफी की दृष्टि से इतना ही आपको ध्यान में रखना है। इस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में कुछ नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में ये पवने दाहिनी ओर मुड़ते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाएं तरफ मुड़ते हैं, तो उसे कहते हैं कोरियालिस बल। इसको फेरेल का नियम भी कहा जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस डायग्राम से आपको पूरी तरह से, जो आप लोग 7th क्लास में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। 1 मिनट बेटा, ये थोड़ी बड़ी हो गई। हाँ, तो देखिए, ये वायुदाब पट्टे और पवनों की दिशा वाला, जो पृथ्वी पर जो नियमित पवन वर्षभर एक नियमित दिशा में, लगातार एक नियमित दिशा में पवने बहते हैं, उन लोगों को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले आप लोग बेल्ट समझ लीजिए, हीट जोन जिसे हम लोग कहते हैं, प्रेशर बेल्ट हीट जोन के अनुसार। देखिए, ये जो है विषुववृत्त है ये, तो यहाँ पर वर्षभर तापमान अधिक होता है, इसीलिए यहाँ पर निम्न वायुदाब लो प्रेशर बेल्ट तैयार हुआ है। ये उपोष्ण कटिबंधीय में यहाँ पर दोनों जगह पर हाई है। देखिए, यहाँ लो है, यहाँ हाई है, यहाँ हाई है, और यहाँ पर फिर से लो 66 के पास में, और यहाँ पर हाई। हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग जैसे जैसे विषुववृत्त से उत्तर की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम हो जाता है, और जहाँ तापमान कम वहाँ प्रेशर ज़्यादा। तो इस प्रकार से ये बेल्ट, अब इस बेल्ट के अनुसार उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवने बहते हैं। देखिए, ये जो है ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, और बीच में जो है विषुववृत्त वाला लो प्रेशर है। इसके कारण यहाँ से ये उत्तरी गोलार्ध में ये पूर्व से पश्चिम की ओर पवने बहते हैं दोनों गोलार्ध में। लेकिन मैंने अभी जो कहा, कोरियालिस बल के कारण, देखिए प्यारे बच्चों, ये जो उत्तरी गोलार्ध के पवनों की दिशा ऐसी तिरछी हो जाती है, दाहिने ओर मुड़ जाते हैं, और ये जो है दक्षिणी गोलार्ध वाले ये अपने बाएं ओर मुड़ जाते हैं। इसी को कहते हैं कोरियालिस बल। इसी को कहते हैं ट्रेड विंड्स। यानी कि जो ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो बेल्ट है, इनके
ये जो पवने जो है ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर यानी कि विषुववृत्तीय निम्न वायुदाब पट्टे के और जो पवने बहते उसको ट्रेड विंड्स कहते हैं। और फिर ये हाई प्रेशर से ये जो यहाँ पवने बह रहे हैं बीच में, इनको हम लोग कहते हैं पश्चिमी पवने, पछुआ पवने। ये पश्चिम से पूर्व की ओर और ये पूर्व के पश्चिम की ओर जाते। और अंत में ये जो हाई प्रेशर जो है इससे निम्न प्रेशर के तरफ ये जो तीसरी जो है ये 3 पवने प्रमुख है, जिसे हम लोग कहते हैं ध्रुवीय पूर्वीय पवने। तो पहला है व्यापारिक पवने या उसको पूर्वीय पवने भी कहा जाता है, ईस्टर्न विंड्स या ट्रेड विंड्स। दूसरा है वेस्टर्न विंड्स जो वेस्ट के तरफ, तो यहाँ पर वेस्टर्न विंड्स को भी आप देख सकते हैं यहाँ और यहाँ पर भी ये एक्चुअली इनकी दिशा कैसी है प्यारे बच्चों, ये पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन वही कोरियालिस बल के कारण उत्तर गोलार्ध में दिशा उनकी अपने बाएं तरफ मुड़ जाते हैं और ये दाहिने तरफ मुड़ जाते हैं। इस प्रकार से ये दिशाएं बदलती है कोरियालिस बल के कारण। और ये जो सभी तीनों पवने हैं ये वर्ष भर पृथ्वी पर बहते हैं, इसलिए इसको नियमित पवने कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमित पवने। ये पृथ्वी पर वर्ष भर एक निश्चित दिशा में, ये इनकी दिशाएं लगभग बदलती नहीं है, निश्चित दिशा में ये बहते रहते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? निश्चित पवने या नियमित पवने, जो आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़े हैं। ये अभी ये पूरी तरह से ध्यान में रखना, अभी इसी को हम लोग आगे उपयोग करने वाले हैं। अब हम देखेंगे भारत में वायुदाब एवं धरातलीय पवने। तो भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में देखिए प्यारे बच्चों, इसमें 2 प्रमुख हैं, एक शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाला ये वायुदाब और धरातलीय पवन कैसे प्रभावित करता है। वेरी सिंपल, इसके 2 सिचुएशन है, 2 स्थितियाँ हैं, एक ग्रीष्मकालीन स्थिति और दूसरी है शीतकालीन स्थिति। वेरी सिंपल, शीतकालीन स्थिति में पवने कौन सी दिशा से कौन से दिशा की ओर जाते हैं और उसका क्या परिणाम या प्रभाव भारत पे होता है, ये एक देखेंगे। और दूसरे इसमें हम लोग देखेंगे ग्रीष्म काल में पवने कहाँ से यानी कि किस दिशा से किस दिशा की ओर जाते हैं और उसका भारत पर क्या प्रभाव होता है। ठीक है, यही चीज हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से शीत ऋतु में देखते हैं। पहले शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। अब वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, जब भारत में शीत ऋतु रहेगा तो भारत में तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तापमान अगर कम होगा तो क्या होगा? क्या होगा? उच्च वायुदाब होगा। उसी समय दक्षिण गोलार्ध में कौन सा ऋतु रहेगा? ग्रीष्म ऋतु रहेगा। और ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होगा तो वायुदाब क्या होगा? निम्न होगा। तापमान अधिक तो वायुदाब कम, और तापमान कम तो वायुदाब ज़्यादा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, एकदम सिंपल है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, शीत ऋतु में उत्तर भारत में तापमान कम हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर निम्न वायुदाब तैयार होता है। अब निम्न वायुदाब बन गया। उसी समय दक्षिण गोलार्ध में मतलब विषुववृत्त के नीचे वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होता है, इसीलिए वहाँ पर तापमान अधिक होता है और तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब निम्न होता है। तो इस प्रकार से अब पवने कौन सी दिशा से बहेंगे? तो भारत के उच्च वायुदाब से दक्षिण गोलार्ध में स्थित निम्न वायुदाब, या दक्षिण गोलार्ध में वहाँ पर हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर में स्थित निम्न वायुदाब की ओर ये पवने बहेंगे। इस आकृति को आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये यहाँ पवने बह रहे हैं। ठीक है, ये पवने इधर आते हैं पूरे, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है और यहाँ पर लो प्रेशर होता है, और इसके कारण ऊपर से नीचे की ओर पवने बहते। अब ये पवने देखिए प्यारे बच्चों, ये पवने कहाँ से? ये पवने बह रहे हैं जमीन से। जमीन से किस तरफ? जल की तरफ, यानी कि सागर की तरफ। लेकिन ये पवने जब इस भारतीय भूभाग से जाते हैं, तब ये भूभाग से जाने के कारण
और भूभाग पर उत्पन्न होते हैं, इसीलिए शुष्क होते हैं, इसमें नमी नहीं होती है और इसीलिए भारत में बारिश नहीं होती है, और होती भी है कहीं तो बहुत ही कम होती है, बहुत ही अत्यल्प बारिश होती है। तो इस प्रकार से ये ग्रीष्मकालीन पवने हैं, धरातलीय पवने जो भारत में जाते। तो वेरी सिंपल। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, तो शीत ऋतुओं में जो उत्तर से दक्षिण की ओर या स्थल से जल की ओर, सागर की ओर जो पवने बहते हैं भारत में, उसके कारण भारत में बारिश नहीं के बराबर होती है, या बहुत ही अगर होती है तो अत्यल्प होती है। ये प्रभाव हो गया। अब हम देखेंगे ग्रीष्मकालीन स्थिति। प्यारे बच्चों, अभी ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वीय भारत में अभी स्थिति बदल गई। अभी गर्मी हो गई, तो अगर उत्तर भारत में गर्मी हो गई तो तापमान ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वायुदाब निम्न। अब तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु होगा, तापमान कम तो वायुदाब ज़्यादा। अब वहाँ से पवने हमारे तरफ आएंगे, यानी कि भारत के तरफ आएंगे। तो ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वीय भारत के ऊपरी निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। पवने दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुववृत्त को पार करके दाहिनी ओर मुड़ जाते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप पर आते हैं, जहां निम्न वायुदाब की स्थिति बनी होती है। इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिम मानसून, क्योंकि ये दक्षिण से आते हैं और बाद में वो पश्चिम की दिशा में मुड़ते हैं, मतलब पश्चिम दिशा से आते हैं और फिर पूर्व की तरफ जाते हैं, इसलिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने के नाम से जाना जाता है। ये पवने कोष्ण महासागरों से आते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी होती है और इसलिए वहाँ पर वो कोष्ण होता है, मतलब गर्म होता है, और इसके कारण वहाँ जो पवन आते हैं वो बहुत ही अपने साथ बाष्प या नमी लेकर आते हैं, और जिसके कारण भारत के लगभग मुख्य भूमि पर इससे भारी वर्षा होती है, और इसी को हम लोग मानसून पवन कहते हैं। इसको और विस्तृत रूप में आगे हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, वेरी सिंपल, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। ग्रीष्म काल में क्या स्थिति होती है, क्या होती है, उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तापमान अधिक होने के कारण निम्न वायुदाब निर्माण होता है। उसी समय विषुववृत्त के दक्षिण में महासागर पर, मतलब हिंद महासागर पर माफ कीजिए शीत ऋतु होता है, इसलिए वहाँ तापमान कम होता है और इसीलिए वहाँ उच्च वायुदाब तैयार होता है। और इस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में इस महासागरीय दक्षिण गोलार्ध में या विषुववृत्त के नीचे महासागरीय उच्च वायुदाब से भारत में जो निम्न वायुदाब बना हुआ है उसके तरफ पवने बहते हैं। दक्षिण गोलार्ध में इन पवनों की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है, लेकिन जैसे ही वो विषुववृत्त को पार करते हैं, कोरियालिस बल के कारण ये अपने दाहिने और राइट साइड मुड़ जाते हैं और इनकी दिशा होती है लगभग नैऋत्य से ईशान्य तक। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसी तिरछी दिशा होती है और ये सारे पवने फिर भारत के मुख्य भूमि पर प्रवेश करते हैं और ये कोष्ण महासागरीय क्षेत्र से जाते हैं, इसीलिए ये भारी मात्रा में अपने साथ नमी ग्रहण करते हैं। बहुत सारे बाष्प युक्त ये पवन होते हैं और जैसे ही ये वेस्टर्न घाट को टकराते हैं वहाँ पर भारी वर्षा होती है, आगे गुजरात में भारी वर्षा होती है और फिर आगे जाके ये हिमालय को टकराते हैं और फिर अपने पूरब के तरफ मुड़ते हैं। दूसरी एक शाखा इसकी जो है सीधे बंगाल के सागर से जाती है, जो नॉर्थ ईस्ट में भारी मात्रा में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सारी हिल टेकड़ियाँ हैं, जिसके कारण वहाँ पर ये पवने घुस जाते हैं तो वहाँ भारी वर्षा होती है और उसी की एक शाखा अपने पश्चिम की ओर मुड़कर गंगा के मैदानी प्रदेशों में जाते हैं और इसलिए गंगा के मैदानी प्रदेशों में भी भारी वर्षा होती है। तो इस प्रकार से भारत के मुख्य क्षेत्र को ग्रीष्म ऋतु में बहने वाले ये धरातलीय पवनों से भारी मात्रा में वर्षा होती है। ये भारत की जलवायु है, इसी को हम लोग कहते हैं मानसून, जिसे आगे हम लोग और डिटेल देखेंगे। देखिए इस मैप को देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इधर का मैप देखिए, ये है आपका विषुववृत्त प्यारे बच्चों, और ये भारत का ये कर्करेखा, ये भारत है। अभी देखिए
ग्रीष्म काल की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, तो ग्रीष्म काल में यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर तैयार होता है। और दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। अब ये हाई प्रेशर से ये पवने बहते हैं। एक्चुअली इन पवनों की दिशा ऐसी होती है, लेकिन जैसे ये विषुववृत्त के पार करते अपने दाहिने ओर मुड़ते हैं। एक शाखा अरब सागर से जाती है और दूसरी शाखा बंगाल के उपसागर से जाती है, बे ऑफ बंगाल जिसे हम लोग कहते हैं, और जिसके कारण वहाँ पर भारी मात्रा में क्या होती है, फिर वर्षा होती है। यही है मानसून जिसे हम लोग कहते हैं। दूसरा एक चित्र यहाँ देखिए इंडिया का जो मैंने बनाया है, ये ग्रीष्म ऋतु है, इसलिए यहाँ पर निम्न दाब बना है। और नीचे से मैंने आपको बताया था अभी जो ये सिचुएशन है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, इसलिए ये सारे पवने देखिए अरब सागर से जब ये पवने ये वेस्टर्न घाट को टकराते हैं, इसलिए भारी मात्रा में यहाँ पर वर्षा होती है, यहाँ पर भारी। लेकिन यहाँ पर अरावली पर्वत है, इस अरावली पर्वत से ये पवने सीधे निकल जाते हैं। यहाँ ये हिमालय है, इसको जाके टकरा के इनकी ये इधर मुड़ जाते हैं। दूसरी ये बंगाल के उपसागर से जाने वाली शाखा देखिए प्यारे बच्चों, ये सीधी जाती है। इसलिए इस समय सामान्यतः ये जो पूर्वीय तट है यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। पश्चिमी तट पे भारी वर्षा हो रही है क्योंकि वेस्टर्न घाट को ये टकराते हैं, ईस्टर्न घाट को नहीं टकराते। लेकिन ये सीधे जब कहाँ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर, और यहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा होती है। और उसी की एक ब्रांच ये गंगा के मैदानी की तरफ इधर मुड़ जाती है। और इस प्रकार से ये गंगा के मैदानी प्रदेश और ये आपका वेस्टर्न घाट, यहाँ पर वेस्ट बंगाल और ये नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा होती है। इसी को हम लोग वर्षा ऋतु और या मानसून का आगमन कहते हैं। इसको और हम लोग आगे बताएंगे। तो इस प्रकार से भारत को जो है वेरी सिंपल, ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी गोलार्ध से या हिंद महासागर के उच्च वायुदाब से भारत के निम्न वायुदाब कर बहने वाली जो धरातलीय पवने हैं, उसी को हमने नाम दिया है मानसून पवने। उसके कारण भारत के लगभग मुख्य भूमि को वर्षा प्राप्त होती है। बस यही प्रभाव है। अभी लास्ट पॉइंट है ऊपरी वायु परिसंचरण। मैंने आपको बताया था ऊपरी वायु परिसंचरण मतलब वायुमंडल के बहुत ऊपर, लगभग 10,000 किलोमीटर के ऊपर वहाँ पर कुछ ऐसी हवाएं चलती है, उसका प्रभाव भी भारत के जलवायु पर होता है। कैसे होता है देखिए, भारत इस समय ऊपरी वायु परिसंचरण जब ये मानसूनी पवन बहते हैं, उसी समय ये भारत ऊपरी वायु परिसंचरण के पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव, मतलब पश्चिम दिशा से बहने वाले जो ऊपरी वायु परिसंचरण है, उसके प्रभाव में आता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक है जेट धारा, जेट स्ट्रीम कहा जाता है इसको। ये जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच में ये स्थित होती है, यानी कि भारत का जो उपोष्ण कटिबंधीय एरिया है, बस वही, नीचे नहीं। इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा है। तो ये उपोष्ण कटिबंध में होता है, इसलिए इसको उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा के नाम से जाना जाता है। भारत में यह जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। केवल ग्रीष्म ऋतु में नहीं बहती है, बाकी सभी ऋतुओं में ये हमेशा प्रभावित रहती है, और वो भी हिमालय के दक्षिण में। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भागों में, वेस्टर्न जो है, नॉर्थ वेस्ट जो भाग है, यानी कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये जो एरिया है, इसको ये प्रभावित करता है। इसमें पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसे कहा जाता है। आगे हम लोग उसको देखेंगे। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पेट जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वीय जेट, देखिए ध्यान दीजिए, जेट धारा दो दिशाओं से बहती है। एक पश्चिम से आने वाली उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से आती है, इसलिए उष्ण कटिबंधीय माफ कीजिए, उपोष्ण कटिबंध से आती है, इसलिए उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा जो पश्चिम से आती है, पश्चिमी धारा। और दूसरी पूर्व से एक जेट धारा आती है जो हिमालय के उत्तर में भी चली माफ कीजिए, जिसको उपोष्ण जेट धारा कहा जाता है। गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तर अक्षांश से प्रवाहित होती है, जिसको हम लोग आगे मैप में देखेंगे। अब जेट धारा क्या है, एकदम सिंपल, यह एक सक्रिय पट्टी में स्थित, बहुत सक्रिय मतलब छोटी, अरुंद, नैरो,
यह एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई, मतलब देखिए 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाई है। ये पश्चिमी हवाएं चलते हैं, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, इसको पश्चिमी हवाएं कहते हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसमें सबसे स्थिर व इसमें कई सारे जेट धाराएं हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे स्थिर जो है या जो मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंध जेट धाराएं मानी जाती है, जो भारत में बहती है, भारत से बहती है, भारत से कई सारे देशों से बहती है। अब देखिए इस पिक्चर से आपको आपके सारे जेट धाराएं के जो संकल्पना है, देखिए प्यारे बच्चों, ये जेट धाराएं आ रही है पश्चिम से और जा रही है पूरब की तरफ, और ये लगभग देखिए प्यारे बच्चों, ये 27 डिग्री से लगभग 30 डिग्री के बीच में ये बहती है, और ये भारत के तिब्बत के पठार से, मतलब यहीं पर आपका पंजाब, हिमालय, जम्मू कश्मीर हो, यहाँ से ये आगे जाती है। ये है जेट स्ट्रीम या पश्चिमी जेट धारा। उपोष्ण कटिबंध से ये बहती है, इसलिए उसको उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा पश्चिम की ओर से आती है। ये सामान्यतः आपके जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर से होकर आती है। तो इस प्रकार से, और आगे देखिए यहाँ ये आपका नेपाल में भी ये जेट धाराएं जाती है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना से भी ये जाती है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा। और ये हमने देखा था, ये धरातलीय पवनें जो शीत ऋतु में बहते हैं। अभी देखिए ये उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा। अब ये पूर्वी जेट धारा पूरब से आने वाली, देखिए प्यारे बच्चों, ये डॉट डॉट में दिखाई गई है। देखिए ये लगभग भारत के लगभग ये 14 डिग्री उत्तर अक्षांश, क्योंकि भारत का जो विस्तार शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, तो लगभग 14 डिग्री तक ये पवन बहते हैं। इसको ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है, इसलिए इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय पूर्वीय जेट धारा, क्योंकि ये उष्ण कटिबंध से जा रही है इसलिए उसको, और पूरब के तरफ, पूरब से निकल रही है इसलिए उसको पूर्वीय जेट धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये परिसंचरण है, इसका प्रभाव होता है। अभी हम लोग देखेंगे पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको अच्छी तरह से समझिए। सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, जो हमने जेट धारा देखा है वह उसी से रिलेटेड है। तो ये भी पश्चिम में ही, पश्चिम से आता है, इसलिए इसको पश्चिमी चक्रवात, साइक्लोन के साथ आता है, इसलिए पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। तो भूमध्य सागर से प्रवाहित होने वाला जो क्या कहते हैं हम लोग उसको, पश्चिमी प्रवाह, पश्चिम की दिशा से और बहता है, इसलिए इसको पश्चिमी प्रवाह कहते हैं, और ये भारत के तरफ आता है। वे प्राय भारत के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, वही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में भी आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। इसमें भी दो है, एक पश्चिम से आने के वाले जो है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, और दूसरा जो है वेस्टर्न, जिसको हम तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आते हैं वो पूर्वीय धाराओं के कारण बनते हैं। अभी मैप में आप लोग देखोगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए प्यारे बच्चों, ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, और ये भूमध्य सागर में यहाँ पर जो है हाई प्रेशर तैयार होता है, और उसी समय भारत में यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, ठीक है, उच्च वायुदाब और निम्न, और इसीलिए यहाँ से ये सीधे पवन बहते हैं। देखिए लद्दाख से ही, यानी कि भारत के जो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों से ही वो जाते हैं, और जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर ये एक प्रकार से उसका एक साइक्लोन तैयार होता है, चक्रवात तैयार होता है। तो इस प्रकार से इसे कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। एकदम सिंपल है, भूमध्य सागर से ये उत्पन्न होते और उत्तरी भारत से ये, मतलब उत्तरी पश्चिमी भारत को ये प्रभावित करते हैं। वहाँ पर हल्की वर्षा भी होती है, और जो खास तौर पे शीत ऋतु में वहाँ पर जो गेहूँ के लिए ये जो बारिश है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। अभी ये दूसरा चित्र आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये भूमध्य सागर हाई प्रेशर दिख रहा है,
और ये इंडिया का उत्तरी पश्चिमी भारत लो प्रेशर, और इन पवनों की दिशा देखिए किस प्रकार से इधर जा रहे हैं। ये पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है, इसको इसलिए उसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी। तो प्यार से ध्यान से देखिए, ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और पूरब के तरफ बहते हैं, पश्चिम से पूर्व में, और इसलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये जब भारत के उत्तरी पश्चिमी भारत में यानी कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इनको ये प्रभावित करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं पश्चिमी। तो इसके कारण ये उत्तर भारत की जलवायु इस प्रकार से प्रभावित होती है। तो ये दो चित्र हमने देखा है। अभी हम लोग देखेंगे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये भी उसी के कारण आता है, लेकिन ये पश्चिमी विक्षोभ के प्रवाह के कारण नहीं आता है, तो वो पूर्वीय विक्षोभ के प्रभाव के कारण आता है। तो ये देखिए, ये पूर्वीय विक्षोभ जो है, एक्चुअली आप लोग जानते हैं शीत ऋतु में यहाँ पर, माफ कीजिए, शीत ऋतु में यहाँ पर जो होता है, क्या होता है? हाई प्रेशर होता है, और इधर दक्षिण गोलार्ध में लो प्रेशर होता है। तो यहाँ से ये पवन बहते हैं, इसी को हम लोग पीछे हटते हुए मानसून भी कहते हैं। ये सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बहते हैं, और ये जब बंगाल के खाड़ी में आते हैं, ये तो वैसे जमीन से सागर की ओर आ रहे, लेकिन जैसे ही ये बंगाल के खाड़ी पे पहुंचते हैं तो ये इनकी गति इतनी तेज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर रुकावट के लिए इन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता है, और इसीलिए इनकी गति इतनी तेज हो जाती है। और उसी समय अगर बंगाल के इस सागर में अगर अचानक लो प्रेशर बन जाता है, तो इसके कारण वहाँ साइक्लोन बनता है, और ये पूर्वीय विक्षोभों के कारण है, उसी पवनों का ये प्रभाव होता है। और इसके कारण यहाँ पर जो है भारी मात्रा में हर वर्ष भारत में, अभी इस वर्ष भी आया था, आप लोग जानते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये चारों राज्यों के तट है, ये काफ़ी हाई रिस्क में आते हैं, और एकदम वहाँ पर हर साल वहाँ पर कुछ ना कुछ साइक्लोन आता ही है। इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, या ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा मैप भी देख लीजिए आप लोग, कैसे हाई रिस्क है। तो ये जो है, ये जो पवन आते हैं, इधर से आते हैं चक्रवातीय पवन बंगाल के उपसागर पर। देखिए ये पश्चिम बंगाल जो है बहुत हाई रिस्क में है, ठीक है, ये एकदम हाई रिस्क में है। जो रेड कलर दिख रहा है ये एकदम हाई रिस्क में है। इसमें आपको पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद में आंध्र प्रदेश का तट, ठीक है, ये बहुत ही हाई रिस्क में आते हैं ये साइक्लोन में। हाई मतलब वेरी हाई रिस्क, माफ कीजिए, रेड जो कलर है वो वेरी हाई रिस्क में है, और जो ब्लू कलर है ये हाई रिस्क में आते हैं, ये तमिलनाडु का तट। और जो ग्रीन है ये मॉडरेट में आता है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत ये प्रभाव होता है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इसके जो प्रमुख तट है ये आते हैं। और ये केरल का तट जो है, कुछ जो तट है, ये तो पूरी तरह से एकदम लो रिस्क में आता है, जो येलो कलर में है। तो इस प्रकार से ये जो पूर्वीय विक्षोभ जो है, ये पूर्वीय विक्षोभ के कारण भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। क्या आते हैं? उष्ण। और ये कौन से महीने में आते हैं? अक्टूबर नवंबर के महीने में, कभी कभी वो दिसंबर तक भी चले जाते हैं, और इसके कारण भारी नुकसान भी होता है, मानवीय एवं जीवित हानि भी होती है। तो यहाँ पर हम लोग यहीं रुकते हैं। 3 प्रश्न इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट है। भारतीय जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। जो 4 कारक हमने देखे, नंबर 1 अक्षांश, नंबर 2 वायुदाब एवं पवन तंत्र, तीसरा जो है ऊपरी वायु परिसंचरण, और चौथा हम लोगों ने देखा था पश्चिमी विक्षोभ, जेठ धाराएं। जेठ धाराएं क्या है और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ किसे कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कल हम लोग देखेंगे भारत में किस प्रकार से मानसून का आगमन होता है, और मानसून के साथ किस प्रकार से भारत में जो ऋतुओं का निर्माण होता है, और मानसून का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार की जो 4 कारण हैं जो भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है,
जिसमें हम लोग देखा था। ठीक है, कल हम लोग मानसून के बारे में देखेंगे।